क्या हमारी संसद जब चाहे अपनी मर्जी से भारत का नक्शा बदल सकती है? जरा सोचिए। इस बेहद अहम सवाल को समझना और ये जानना बहुत जरूरी है कि कानूनी तौर पर भारत की सीमाओं को आखिर कैसे बदला या नया आकार दिया जा सकता है। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम भारतीय संविधान के भाग 1 यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र की गहराई में उतरने वाले हैं, ताकि राष्ट्र के इस बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से मास्टर किया जा सके। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम भाग 1 का परिचय, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की कार्यप्रणाली, राज्यों का ऐतिहासिक एकीकरण और संघवाद के कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भाग 1 में असल में क्या क्या शामिल है। अक्सर लोग भारत का संघ और भारत का राज्य क्षेत्र को एक ही मान लेते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी अंतर है। संघ यानी यूनियन में केवल हमारे राज्य आते हैं, जबकि राज्य क्षेत्र एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, अनुच्छेद 1 संघ। देखते हैं कि संविधान का बिल्कुल पहला अनुच्छेद हमारे देश को कैसे परिभाषित करता है। अनुच्छेद 1 साफ साफ कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझकर फेडरेशन के बजाय यूनियन शब्द को चुना था। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसके पीछे दो बहुत ही सॉलिड कारण दिए थे। पहला, हमारा भारतीय संघ किसी आपसी समझौते या संधि का नतीजा नहीं है, और दूसरा, किसी भी राज्य को, जी हाँ, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 और 3 की और समझते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन की शक्तियां कैसे काम करती हैं। देखिए, अनुच्छेद 2 सीधे तौर पर उन नए और बाहरी क्षेत्रों के प्रवेश या स्थापना की बात करता है जो फिलहाल भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, मतलब जो इलाके बाहर से भारत में शामिल किए जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 3 इसके बिल्कुल उलट है। ये पूरी तरह से हमारे मौजूदा राज्यों के इंटरनल एडजस्टमेंट पर फोकस करता है, जैसे नए राज्यों का निर्माण करना, उनकी सीमाओं में बदलाव करना या फिर उनका नाम बदलना। अब अगर अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करना है तो दो सख्त शर्तें माननी ही पड़ेंगी। पहली, बिल संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति जी की पूर्व सिफारिश लेनी होगी, और दूसरी, संबंधित राज्यों के विधानमंडल से उनकी राय लेनी होगी। हालांकि ये याद रखिएगा कि राज्य की राय संसद पे बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं होती। इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 4 के प्रावधानों पर, जो पिछले दोनों अनुच्छेदों के लिए एक संवैधानिक ढाल का काम करता है। एग्जाम के लिए इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्य का नक्शा बदलने के लिए सिर्फ एक साधारण बहुमत की जरूरत होती है। इसे अनुच्छेद 368 के तहत कोई औपचारिक संविधान संशोधन नहीं माना जाता। है ना दिलचस्प? पर रुकिए, यहाँ एक बहुत ही अहम अपवाद भी है। अगर हमें अपना कोई भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी राष्ट्र को सौंपना हो, तब हमें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के लिए 100वां संविधान संशोधन किया था। अब बढ़ते हैं अपने 5वें सेक्शन की तरफ, राज्यों का ऐतिहासिक एकीकरण। देखते हैं कि देश को एकजुट करने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे हुआ। आज़ादी के समय भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर 552 रियासतें मौजूद थीं। यह आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है, लेकिन ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि इनमें से 549 रियासतें बड़े ही आराम से भारत संघ में शामिल हो गईं। पर जो 3 रियासतें बच गईं थीं, उन्हें मनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़े। हैदराबाद को हमने पुलिस कार्यवाही के जरिए मिलाया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम करवाया गया, और कश्मीर का विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए पक्का किया गया। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की बात करते हैं, मूल संघवाद की अवधारणा, और इन सभी तथ्यों को जोड़कर मेंस के नजरिए से इसका विश्लेषण करते हैं। इन सभी बातों का निचोड़ ये है कि संसद राज्यों की सीमाओं को तो बदल सकती है, लेकिन राज्य खुद को भारत से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए भारत को बहुत ही खूबसूरती से अविनाशी संघ के विनाशी राज्य कहा गया है।
तो अंत में मैं आपके लिए एक बड़ा वैचारिक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर केंद्र के पास राज्य की सीमाओं को एक तरफा बदलने की इतनी बड़ी ताकत है, तो हम इस अपार शक्ति को सहकारी संघवाद की भावना के साथ कैसे संतुलित करते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।